हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ही होंगे। कैसी चल रही है तुम लोगों की पढ़ाई? क्या देख रहे हो? लेक्चर्स देख रहे हो ना? वेरी गुड, बहुत बढ़िया बात है। पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो, क्योंकि मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में भी समझाया था कि देश का भविष्य तुम्हारे हाथ में है। तो देखो, लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें समझाया था मनी क्रिएशन के बारे में। मैंने मनी क्रिएशन के कॉन्सेप्ट को बहुत डीप में समझाने की कोशिश की कि बैंक मनी क्रिएट कैसे करता है। मैंने नोट या करेंसी को इशू करने की बात नहीं की। इशू करने का काम तो सेंट्रल बैंक का है, जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। सेंट्रल बैंक जिसके बारे में हम आज पढ़ना शुरू करेंगे, आज हम पढ़ेंगे उसके बारे में। लेकिन सेंट्रल बैंक से पहले हमने कॉमर्शियल बैंक के बारे में समझा, और कॉमर्शियल बैंक कैसे काम करता है, कॉमर्शियल बैंक का वर्किंग प्रोसीजर क्या है, कॉमर्शियल बैंक मनी को क्रिएट कैसे करता है, ये सब हमने समझ लिया था। ठीक, देखो मैं तुम्हें याद दिलाता हूं, एक सेकेंड। ये प्रोसीजर मैंने तुम्हें समझाया था। ये प्रोसीजर मैंने तुम्हें समझाया था कि किस तरह से एक बैंक मनी को क्रिएट करता है। जहां हमारा इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज का था, जहां हमारा इनिशियल डिपॉजिट 1000 रुपीज का था, और इस 1000 रुपए के इनिशियल डिपॉजिट से एक बैंक ने मार्केट में 5000 रुपए तक क्रिएट कर दिए थे। 5000 यानी 5000 रुपीज हैज बीन क्रिएटेड बाय अ कॉमर्शियल बैंक इन मार्केट विद इनिशियल डिपॉजिट ऑफ 1000। मैंने आपको ये चीज समझाई थी। ये तरीका भी बताया था तुम्हें मैंने कि मल्टी मनी क्रिएशन का मैक्सिमम लिमिट, मनी क्रिएशन का मैक्सिमम लिमिट कैसे काम करता है, ये भी तुम्हें समझाया था। कैसे काम करता है, कैसे पता लगेगा कि एक इकोनॉमी में कितना पैसा एक कॉमर्शियल बैंक डेवलप कर सकते हैं, कितना पैसा एक कॉमर्शियल बैंक डेवलप कर सकते हैं एक इकोनॉमी में विद इनिशियल डिपॉजिट। हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? क्रेडिट क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट into 1 upon LRR, that is initial deposit into 1 upon LRR। और ये LRR कैसे आता है? कैश रिजर्व रेशियो एंड स्ट्रेटेजी लिक्विडिटी रेशियो, दोनों को मिलाकर LRR आता है। अच्छा, एक मेरी बात समझो बेटा, अगर क्वेश्चन में ये ऑप्शन तुम्हारे सामने सिर्फ CRR का हो, अगर ऑप्शन में LRR के बारे में तुमसे पूछा जाए और ऑप्शन सिर्फ CRR दे रखा हो, तो आप आंसर CRR टिक कर देंगे। लेकिन अगर CRR और SLR दोनों ही हो, CLR प्लस SRR दोनों ही हो, तो आपको ये आंसर सही है, क्योंकि पूरी वैल्यू तो इसी से बनती है, क्योंकि पूरी वैल्यू तो इसी से बनती है। ठीक है, तो अगर आपने ये लेक्चर नहीं देखा है तो इसको जरूर देखिएगा। कमेंट बॉक्स आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो इस लेक्चर को देखकर बहुत अच्छे से समझकर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ बढ़ना। अब आगे बात करते हैं, अपना टॉपिक शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, ये दिख रहा है आपको? ये सेंट्रल बैंक है। दिस इज द सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। देखो सेंट्रल बैंक क्या है? सेंट्रल बैंक इज अ एपेक्स बॉडी। एपेक्स बॉडी, एपेक्स समझते हो? सबसे शीर्ष। किसी भी कैटेगरी में अगर कोई चीज एपेक्स है तो इसका मतलब क्या है? वो सबसे शीर्ष है, सबसे ऊपर है, सबसे ऊपर की वैल्यू रखती है, वो सबसे ऊपर की वैल्यूएशन है उसकी। तो सेंट्रल बैंक के बारे में आज हम समझेंगे, सेंट्रल बैंक के फंक्शंस के बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है, और देखेंगे कि सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक के बीच डिफरेंस क्या है, सेंट्रल बैंक और कॉमर्शियल बैंक एक दूसरे से अलग अलग कैसे है, ये भी हम यहां पर समझेंगे। तो देखो मैं समझाता हूं आपको। द सेंट्रल बैंक इज अ एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री। द सेंट्रल बैंक इज अ एपेक्स इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स एपेक्स इंस्टीट्यूशन, दैट मीन्स ये सबसे शीर्ष है, ये सबसे प्रमुख है। इससे ऊपर कोई भी बैंक नहीं है, इससे ऊपर कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है हमारे इंडिया में। इंस्टीट्यूशन ऑफ मॉनेटरी एंड बैंकिंग सिस्टम ऑफ आवर कंट्री। इन इंडिया द सेंट्रल बैंक इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। द सेंट्रल बैंक इज नोन एज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज RBI, दैट इज RBI।
which was established in 1935, which was established in 1935। ये आप देख पा रहे हैं, ये है हमारा सेंट्रल बैंक, ये हमारा सेंट्रल बैंक है। गॉट इट। चलिए, तो हम बात करते हैं कि फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। भाई हमने ये तो समझ लिया था कि कॉमर्शियल बैंक क्या काम करता है, हमने ये तो समझ लिया था कि कॉमर्शियल बैंक के क्या फंक्शंस हैं। देयर वर टू फंक्शंस, प्राइमरी फंक्शन एंड सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन इज टू एक्सेप्ट डिपॉजिट्स एंड प्रोवाइडिंग लोन्स टू जनरल पब्लिक, एंड सेकेंडरी फंक्शंस में हमने काफी सारी चीजें देखी, लॉकर फैसिलिटी अवेल कराना, ट्रैवलर चेक इशू करना, एंड सो एंड सो एंड। तो अब यहां पर बात करते हैं फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की, कि सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस हैं। एक सेंट्रल बैंक, मैंने आपको बताया था कि सेंट्रल बैंक इज द कंट्रोलर ऑफ आवर इकोनॉमी। सेंट्रल बैंक एक कंट्रोलर है हमारी इकोनॉमी का। तो हमें यहां पर समझना है, हमें यहां पर समझना है कि सेंट्रल बैंक हमारे लिए क्या क्या काम करता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक में हम लोग अपना अकाउंट नहीं खुलवा सकते, सेंट्रल बैंक में हम जा नहीं सकते, सेंट्रल बैंक में हमारा कोई लोन नहीं ले सकते सेंट्रल बैंक से, मतलब बैंक से हमारे जो भी रिलेशन है वो सेंट्रल बैंक के साथ डायरेक्टली नहीं है हमारे। तो सेंट्रल बैंक हमारे लिए क्या काम कर रहा है और ये कैसे काम करता है, लेट्स सी दिस। तो वी हैव मल्टीपल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, वी हैव मल्टीपल फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक। एक एक करके मैं आपको इसके बारे में बताता हूं, एक एक करके इन सबको हम डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत ध्यान से सुनो। अच्छा, फिर से वही बात बेटा, मैंने आपको कहा है कि वी नीड मोटिवेशन, हम मोटिवेट होना चाहते हैं आप लोगों से, ठीक। तो प्लीज वो जो ग्राफ है सब्सक्रिप्शन का वो ऊपर बढ़ा, वो टिका हुआ है यार, वो रुक गया है, वो बढ़ नहीं रहा है बिल्कुल भी, ठीक है। मेहनत तो कर ही रहे हैं ना, मैं साहिल सर वो मैथ पढ़ा रहे हैं आपको, बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो क्यों ऐसा हो रहा है कि वो जो हमारा ग्राफ है वो बिल्कुल कांस्टेंट है, वो ऊपर क्यों नहीं बढ़ रहा है? तो वी नीड मोटिवेशन, हम और भी कंटेंट को अच्छा करेंगे आपके लिए। वैसे तो खैर हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बेस्ट टू बेस्ट कंटेंट आपको डिलीवर किया जा सके, लेकिन थोड़ा यार हमें मोटिवेट करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, थोड़ा देखो वीडियोस को, देख रहे हो मुझे पता है तुम लोग देख रहे हो, तुम लेक्चर्स ले रहे हो, तुम्हें पसंद भी आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा और कोशिश करो, ठीक है। तुम और ज्यादा कोशिश करोगे तो हम तुमसे ज्यादा कोशिश करेंगे। तुम अगर 10% कोशिश बढ़ाओगे अपनी, तो हम 100% बढ़ा देंगे, ठीक है। तो कोशिश करो इस रेट को थोड़ा बढ़ाओ, ठीक। चलिए, तो जरा वापस आते हैं अपने टॉपिक पर। तो क्या है फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन है इशू ऑफ करेंसी। इशू ऑफ करेंसी, देखो मैंने आपको बताया कि आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी, आरबीआई इज द सोल अथॉरिटी इन इंडिया टू इशू करेंसी। जितने भी हमारे नोट हैं वो सारे नोट आरबीआई के जरिए इशू किए जाते हैं। आरबीआई ही डिसाइड करता है कि वो नोट कब इशू होना है, कौन सा नोट इशू होना है, कितने का होना है, कितने अमाउंट का होना है, ये सब कुछ डिसाइड कौन करता है? आरबीआई डिसाइड करता है, ठीक है। आरबीआई हालांकि इसके पहले बहुत सारी रिसर्च करता है, बहुत मार्केट रिसर्च करता है, मार्केट को एनालाइज करता है, उसके बाद ही डिसीजन लेता है। आरबीआई बहुत स्ट्रांग तरीके से पॉलिसीज बनाता है, बहुत अच्छी पॉलिसीज बनाता है, ठीक है। तो हमारा काम क्या है कि सबसे पहले हम इन फंक्शंस को देख रहे हैं। पहला फंक्शन मैंने आपको बताया कि इशू ऑफ करेंसी इज द प्राइमरी वर्क ऑफ आरबीआई। दूसरा है बैंकर टू गवर्नमेंट। बैंकर टू गवर्नमेंट का क्या मतलब है बच्चे, मेरी बात समझो। देखो भाई, अगर मुझे लोन की जरूरत है तो मैं कहां जाऊंगा? किसी कॉमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा। अगर मुझे लोन की जरूरत है तो मैं किसी कॉमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा। अगर मुझे अपने पैसे को डिपॉजिट करना है तो भी मैं किसी कॉमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा। और यही काम अगर गवर्नमेंट करना चाहती है तो गवर्नमेंट जाएगी हमारे एपेक्स बॉडी के पास, दैट इज आरबीआई, दैट इज सेंट्रल बैंक, दैट इज सेंट्रल बैंक। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूं, देखो आपको कहीं पर भी आरबीआई का नाम यूनिक निकला, आपको लिखना है सेंट्रल बैंक, क्योंकि इकोनॉमी हम पूरे वर्ल्ड के लिए ही पढ़ रहे हैं। पूरी दुनिया का भविष्य हमारे हाथों में, सिर्फ भारत का नहीं, पूरी दुनिया का भविष्य हमारे हाथों में। दुनिया की सबसे बड़ी बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है हम लोग, ठीक है। दुनिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी हम लोग, तुम्हारे हाथों में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था है। इसलिए हमें सिर्फ आरबीआई पर फोकस नहीं रहना, आरबीआई सेंट्रल बैंक है और हम सेंट्रल बैंक ही लिखेंगे, ठीक है। मैं समझा रहा हूं कि इंडिया का जो सेंट्रल बैंक है वो आरबीआई, इसलिए मैं बार बार आरबीआई लिख रहा हूं, लेकिन तुम सेंट्रल बैंक ही लिखोगे अपने एग्जाम में, तुम सेंट्रल बैंक ही लिखोगे अपने एग्जाम में, ठीक है। तुम आरबीआई का नाम नहीं लोगे, क्योंकि
कल को तुम अगर फाइनेंस मैनेजर बन गए अमेरिका के, बन सकते हो, पॉसिबल है। बहुत सारे लोग इंडियंस जो हैं अब दुनिया भर में बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर जा रहे हैं, गवर्नमेंट चला रहे हैं, तो तुम भी जा सकते हो, पूरी उम्मीद है मुझे, तुम ही में से कोई ना कोई जाने वाला है। तो वहां थोड़ी तुम आरबीआई को कंसिडर करोगे, वहां जो उसका सेंट्रल बैंक होगा वहां तुम बात करोगे, ठीक है। दूसरा आता है, तो बैंकर टू द गवर्नमेंट का काम क्या था कि अगर मुझे लोन चाहिए, अगर मैं अपनी पर्सनल कैपेसिटी की बात करूं, मुझे लोन चाहिए, मैं कॉमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा, डिपॉजिट करना है पैसा, मैं कॉमर्शियल बैंक के पास जाऊंगा। यही काम आरबीआई को करना हो तो वो कहां जाएगा, सॉरी, अगर गवर्नमेंट को करना हो तो वो कहां जाएगी, हो जाएगी आरबीआई के पास, हो जाएगी आरबीआई के पास, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स स्क्रीनशॉट ले लिया करो, लिख लिया करो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, इसको बाद में लिख लेना, ठीक है। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहे हो, बहुत बढ़िया बात। उसके बाद बैंकर्स बैंक एंड सुपरविजनरी रोल, सुपरविजनरी रोल करता है ये। बैंकों का भी बैंक है, बैंकों का भी क्या है, ये एक बैंक है, सुपरवाइजर है बैंकों का। एक सुपरवाइजर का काम क्या है, किसी फैक्ट्री में एक सुपरवाइजर का काम है ये देखना कि जितने भी वर्कर है वो ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, कंपनी ने जो भी पॉलिसीज बनाई है उन पॉलिसीज के अकॉर्डिंग वो लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यही काम बैंक आरबीआई करता है, यही काम आरबीआई दैट इज सेंट्रल बैंक करता है हमारे बाकी बैंकों के ऊपर, दैट इज सुपरविजन, दैट इज सुपरविजन। हमारा जो आरबीआई है, हमारा जो बैंक है, वो सुपरविजन करता है किनका, बाकी सभी कॉमर्शियल बैंक्स का, कि कहीं कोई कॉमर्शियल बैंक कोई गड़बड़ी तो नहीं कर रहा, कहीं कोई कॉमर्शियल बैंक कोई वॉयलेशन तो नहीं कर रहा पॉलिसीज का, कहीं कोई कॉमर्शियल बैंक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सब का कोई वॉल्यूशन तो नहीं कर रहा। क्योंकि मैंने आपको बताया आरबीआई जो है काम करता है वेलफेयर के लिए, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए। आरबीआई या सेंट्रल बैंक काम करता है इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए, जबकि जो कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जबकि जो कॉमर्शियल बैंक है उनका काम क्या है, वो काम करते हैं प्रॉफिट के लिए, वो काम करते हैं प्रॉफिट के लिए। तो क्वाइट पॉसिबल कि प्रॉफिट के लिए वो कुछ पॉलिसी से हेराफेरी कर सकते हैं, प्रॉफिट ज्यादा अटेन करने के लिए वो पॉलिसी से हेराफेरी कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सॉरी, प्रॉब्लम तो है, मतलब ऐसा कर सकते हैं वो। तो सुपरवाइजर जो है हमारा आरबीआई जो है, वो सुपरविजन करता रहता है, कि देखता रहता है कि कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें किस तरह से करता है जरा समझो। इट इज अ कस्टोडियन ऑफ देयर कैश रिजर्व, बिल्कुल मैंने आपको बताया, इन द फॉर्मेट ऑफ सीआरआर, इन द फॉर्मेट ऑफ सीआरआर, आरबीआई अपने पास जो भी डिपॉजिट्स हुए हैं उनकी कस्टडी रखता है, उनकी कस्टडी रखता है, सारी नहीं, कुछ लिमिटेड अमाउंट की कस्टडी रखता है, कुछ लिमिटेड अमाउंट उन्हें कैश फॉर्मेट में अपने पास रखना पड़ता है, बचा हुआ वो मार्केट में एज अ लोन प्रोड्यूस कर सकते हैं। दूसरा, इट इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट। अब इस पॉइंट को समझो मेरे बच्चे, इस पॉइंट को समझो मेरे बच्चों। देखो, लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट का मतलब है लास्ट होप है, ये लास्ट होप है इसकी, कॉमर्शियल बैंकों की और देश की भी। समझना मेरी बात, देखो, somehow the general public has lost the confidence in commercial banks। कभी ऐसा हो कि जो जनरल पब्लिक है, आप, मैं, बाकी हम सब, हमारा जो कॉन्फिडेंस है कॉमर्शियल बैंक्स में कि यार बैंक में रखा है हमारा पैसा, वो सिक्योर है, वो पैसा कहीं नहीं जाएगा। एक ट्रेडिशनल मैन की अगर मैं बात करूं, एक ऐसा पर्सन जो काफी मेहनत से पैसा कमा रहा है और इन्वेस्टमेंट के बारे में, इन्वेस्टमेंट के दूसरे मेथड्स के बारे में नहीं जानता है, तो उसके लिए जो सबसे ट्रस्टवर्थी ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे ट्रस्टवर्थी इंस्टीट्यूशन है, वो एक कॉमर्शियल बैंक ही है, वो एक कॉमर्शियल बैंक ही है। यानी हम ये मान सकते हैं कम से कम इंडिया में तो कॉमर्शियल बैंकों पर जो ट्रस्ट है लोगों का बहुत ज्यादा है। बट लेट सपोज समहाउ, किसी भी वजह से ये जो जनरल पब्लिक है इसका जो कॉन्फिडेंस है एक कॉमर्शियल बैंक के ऊपर वो खो जाता है। अब लोग कॉमर्शियल बैंक पर बिलीव नहीं कर रहे हैं, कॉमर्शियल बैंक में पैसे को इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं, डिपॉजिट नहीं करना चाहते हैं। तो ऐसे में ये क्वाइट पॉसिबल कि जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, जो हमारे कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ये इंसॉल्वेंट हो सकते हैं, ये इंसॉल्वेंट हो सकते हैं। मतलब ऐसा तो नहीं कि एक दिन में हो जाएंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि ये सब एक दिन में हो जाएगा, इसमें टाइम लगेगा, इसमें एक टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, अगर एक बहुत लंबे समय तक लोगों ने अपना कॉन्फिडेंस वापस नहीं दिखाया कॉमर्शियल बैंकों में और डिपॉजिट नहीं किया पैसा, तो डेफिनेटली ये बैंक धीरे धीरे इंसॉल्वेंसी की कगार पर आ जाएंगे। और ऐसे में हेल्प करता है आरबीआई, ठीक है, ये एक देवता बनकर इनकी जिंदगी में आ जाता है।
ये एक देवता बनकर इनकी जिंदगी में आता है और उनको मदद देता है, उनको अश्योर करता है कि हम आपको कम से कम बैंकरप्सी से तो बचा ही देंगे, हम आपको कम से कम बैंकरप्सी से तो बचाएंगे ही बचाएंगे, ठीक है, इंसॉल्वेंट होने से तो बचा ही लेंगे। तो क्या मतलब है सर इस बात का? इसका सीधा सा मतलब यह है कि कभी भी अगर कॉमर्शियल बैंकों को भी पैसे की जरूरत पड़ गई, कॉमर्शियल बैंक खुद को पैसे की जरूरत पड़ गई, तो वो आरबीआई के पास जा सकता है। इट इज अ लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, इट इज अ लेंडर ऑफ लास्ट होप। डू यू अंडरस्टैंड दैट? डू यू अंडरस्टैंड दैट कि ये लेंडर है, लास्ट होप लेकर आता है। किसके लिए? कॉमर्शियल बैंक्स के लिए। जैसे हम होप कर रहे हैं तुमसे, जैसे हम होप कर रहे हैं तुमसे कि तुम हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, शेयर करोगे अपने दोस्तों के साथ, और हमारे उस ग्राफ को और ऊपर लेकर जाओगे, हमें मोटिवेट करोगे, और हम आपके लिए और बेहतरीन कंटेंट ढूंढ कर लाएंगे। सिर्फ कोर्स से रिलेटेड नहीं, ऑफ द कोर्स चीजें भी आपके लिए लेकर आई जाएंगी। ये अभी तो सिर्फ हम कोर्स पर फोकस कर रहे हैं कि आपको हम कोर्स पढ़ाएं, क्योंकि अभी मोटिवेशन आपकी तरफ से बहुत कम आ रहा है। हमें मोटिवेशन थोड़ा और ज्यादा दो, ऐसी भी चीजें लेकर आई जाएंगी जो आपके कोर्स में तो नहीं है, लेकिन लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाओगे उन चीजों को समझ के। जैसे मैंने पर्सनली इस बारे में सोचा तो है, आई हैव टू कंसल्ट विद माय मैनेजमेंट टीम, पर पर्सनली मैंने इस बारे में सोचा है कि मैं इन्वेस्टमेंट को लेकर एक अलग से क्लासेस शुरू करूंगा। इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर को समझाने के लिए मैं अलग से क्लासेस शुरू करूंगा। आई थिंक मैंने पहले भी इस बारे में बात की हुई है, हाँ मुझे याद है मैंने पहले भी इस बारे में बात की हुई है। ताकि अभी मैनेजमेंट टीम से मैंने कंसल्ट नहीं किया है, लेकिन मुझे अपनी मैनेजमेंट टीम पर पूरा भरोसा है कि वो मुझे मना नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए देखो क्या चाहिए, इसके लिए सिर्फ एक मोटिवेशन चाहिए, तुम्हारा कुछ नहीं जानने वाला, एक सब्सक्रिप्शन बटन दबाने पर, ठीक है। खैर, तो वी नीड मोटिवेशन, और मुझे पूरी उम्मीद है कि तुम हमें वो जरूर देते रहोगे, ठीक है। तो लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, दैट इज अगर कभी भी बैंक इंसॉल्वेंसी की कंडीशन पर आ रहा है और बैंक को खुद को पैसे की जरूरत पड़ रही है, तो वो किसके पास जा सकता है? तो वो जा सकता है आरबीआई के पास। उसके बाद है इट एक्ट्स एज क्लीनिंग हाउस फंक्शन। क्लीनिंग हाउस बेटा बहुत बढ़िया टॉपिक है। देखो मैं चैलेंज कर रहा हूं इसको, बहुत से लोगों को नहीं पता ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है क्या, ये बहुत से लोगों को नहीं पता। मेरी बात समझो, इसका मतलब है जो इंटरडेटनेस क्रिएट हो जाती है बैंकों का एक दूसरे बैंक पर, अब बैंक क्रिएट अ इंटरडेटनेस और अदर बैंक इज क्लीनिंग हाउस फंक्शन। क्या कहा सर आपने? कुछ भी समझ नहीं आया, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। समझाता हूं, देखो बहुत सिंपल सी बात है। क्लीनिंग हाउस फंक्शन को तुम लोग इस तरह समझो, मान लीजिए कि मेरा अकाउंट है एसबीआई में, मेरा अकाउंट एसबीआई बैंक में है, लेकिन मेरे घर के पास है आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक। वैसे मेरा अकाउंट है एसबीआई अकाउंट में, लेकिन मेरा जो अकाउंट है वो मतलब मेरे घर के पास आईसीआईसीआई बैंक है। अब जब भी मुझे कुछ पैसे निकालने होते तो मैं सीधा आईसीआईसीआई बैंक के एटीएम से पैसे निकाल लेता हूं। और मैं ये नहीं करता, दुनिया का हर इंसान यही कर रहा है भाई। कौन अपने बैंक के पास ही जाकर अपने बैंक के एटीएम से ही पैसे निकालता है? जो भी आपके घर के आसपास है आप उससे पैसा निकाल लेते हैं, ठीक है। और इसी तरह कोई ऐसा पर्सन भी होगा जिसका अकाउंट तो आईसीआईसीआई में है, लेकिन वो एसबीआई के एटीएम से पैसे निकाल रहा है, लेकिन वो एसबीआई के एटीएम से पैसे निकाल रहा है। तो ऐसे में कई बार क्या होता है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो बनता तो आरबीआई का है वो चला जाता है आईसीआईसीआई के पास, और जो बनता है आईसीआईसीआई का वो चला जाता है किसके पास? एसबीआई के पास। तो इस तरीके से एक एक्सचेंज हो जाता है मनी का, इस तरह से एक एक्सचेंज हो जाता है मनी का। और क्लीनिंग हाउस फंक्शन का मतलब ही ये है कि जिसका जो पैसा है वो उसको वापस कर दिया जाए, जिसका जो पैसा है वो उसको वापस कर दिया जाता है, ठीक है। तो एसबीआई में मेरा अकाउंट है, लेकिन मैं विड्रॉ कर रहा हूं आईसीआईसीआई के एटीएम से या किसी भी और तरीके से, और किसी का अकाउंट आईसीआईसीआई बैंक में है तो वो एसबीआई का एटीएम यूज कर लेता है। तो ऐसे में पैसा जो है, जो जिस बैंक का होना चाहिए वो उस बैंक पे ना जाकर किसी और बैंक में चला जाता है। तो अल्टीमेटली इसको रिजॉल्व करने का काम कौन करता है? हमारा आरबीआई। दैट इज क्लीनिंग हाउस फंक्शन, दैट इज क्लीनिंग हाउस फंक्शन। मुझे उम्मीद है ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गए होंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट तुम्हें समझ में आ गए होंगे बच्चे। इश्यू ऑफ करेंसी है, बैंकर टू गवर्नमेंट है, बैंकर सुपरविजन रोल है, कस्टडी रखता है, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स तुम्हें समझ में आए। और देखो, और देखो जो हमारा बैंक हमारे लिए कर रहा है, उसके बाद कंट्रोलर एंड
कंट्रोल एंड क्रेडिट ऑफ द मनी सप्लाई। बिल्कुल, देखो ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि मनी क्रिएशन या क्रेडिट क्रिएशन का काम एक कॉमर्शियल बैंक का है, लेकिन वो कितना होगा? आप 1 रुपए के इनिशियल डिपॉजिट से मार्केट में कितना पैसा बना सकते हैं? एक कॉमर्शियल बैंक 1 रुपए के डिपॉजिट से कितना पैसा बना सकता है, ये डिसाइड तो आरबीआई ही करेगा ना। ये डिसाइड तो आरबीआई ही करेगा। कैसे करेगा? देखो, आरबीआई काम किसका है? कॉमर्शियल बैंक का। लेकिन आरबीआई डिसाइड करेगा कि 1 रुपए से, या इनिशियल डिपॉजिट अगर 1 रुपए का है तो मार्केट में उसका कितने रुपए बनाए जा सकते हैं, ये डिसाइड आरबीआई करता है। देखो कैसे भाई, मैंने आपको बताया ना कि एलआरआर यानी लिक्विडिटी रिजर्व रेशो, ये किससे डिफाइन होता है? ये बनता है सीआरआर और एसएलआर को ऐड करके। सीआरआर और एसएलआर को ऐड करके, और सीआरआर कितना होना चाहिए और एसएलआर कितना होना चाहिए, ये डिसाइड करता है कौन? हमारा कॉमर्शियल बैंक, सॉरी सेंट्रल बैंक। ये डिसाइड करता है हमारा सेंट्रल बैंक। डू यू गेटिंग माई पॉइंट? डू यू गेटिंग माई पॉइंट? यस यू आर। तो सीआरआर और एसएलआर, सीआरआर का मतलब क्या है? कैश रिजर्व रेशो, और एसएलआर का मतलब क्या है? स्ट्रेटेजरी लिक्विडिटी रेशो। तो ये दोनों तो कौन डिसाइड करता है? आरबीआई डिसाइड करता है, और इन्हीं से बनता है एलआरआर, और इसी से डिसाइड होता है मैक्सिमम क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, और मनी सप्लाई तो मैंने आपको बताया ही था मनी वाले चैप्टर में। अगर जो भी वीडियो पीछे की आप नहीं देख पाए तो सारे लिंक आपको मिल जाएंगे आई बटन में, आप जाकर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी, इसकी प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ठीक है, हम वो सारे काम कर रहे हैं जो आपके लिए कन्वीनियंट है। हम वो सब चीजें करेंगे जो आपके लिए कन्वीनियंट हैं, जो आपको आपकी पढ़ाई में बहुत हेल्प करेंगी। पीछे कोई नहीं रहेगा, हमारे देश का कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। जिम्मेदारी उठाई है हमने, हम टीचर्स ने। मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ साहिल सर की बात नहीं कर रहा, मैं देश के हर एक टीचर की बात कर रहा हूं कि हर एक टीचर ने जिम्मेदारी उठाई है कि अब भारत का कोई भी बच्चा शिक्षा से दूर नहीं रहेगा। हर बच्चे को शिक्षा मिलेगी। ठीक, हर एक बच्चा आगे बढ़ेगा। पूरे देश को, पूरा देश हमारा इतना आगे जाएगा कि ये चाइना और ये बाकी देश तो देखते रह जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। ठीक है, खैर, तो कंट्रोलर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन एंड मनी सप्लाई। तो मनी सप्लाई का मतलब मैंने आपको बताया मनी चैप्टर में कि मनी को सप्लाई कैसे करता था आरबीआई, और डिसाइड करता है कि एक टाइम पर कितना पैसा होना चाहिए। उसके बाद एक्सचेंज कंट्रोल, फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल। हालांकि इसके बारे में हम बहुत डिटेल में बात करेंगे, फॉरेन एक्सचेंज वाले पूरा चैप्टर है हमारे पास। फॉरेन एक्सचेंज चैप्टर में हम पूरा डिटेल में इसको समझेंगे। तो एक्सचेंज कंट्रोल का मतलब कि हमारी इकोनॉमी में एक्सचेंज जो हो रहा है, ठीक है, हमारी इकोनॉमी में जो भी एक्सचेंज हो रहा है, फॉरेन एक्सचेंज, उसको भी कौन कंट्रोल करता है? आरबीआई। क्योंकि हमारी जितनी भी फॉरेन करेंसी हमारे पास है उसकी कस्टडी आरबीआई के पास रहती है। जितना भी हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज है, जितनी भी फॉरेन करेंसी हमारे देश के पास है, उसकी कस्टडी आरबीआई के पास है। ठीक है, ये मैंने आपको पॉइंट्स बताए, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट आपको समझाया, कस्टडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज बिल्कुल जो मैं आपको समझा ही रहा हूं कि हमारी जितनी भी करेंसी जो बाहर से आई है, जो हमारी अपनी नहीं है, जो दुनिया के दूसरे देशों की करेंसी है, वो इंडिया में आई, और उसका जो कंट्रोल है वो किसके पास है? आरबीआई के पास है। उसकी देखभाल करने का, कंट्रोल करने का काम है आरबीआई का। क्लीनिंग हाउस फंक्शन मैंने आपको बता दिया। एंड कलेक्शन ऑफ एंड पब्लिकेशन ऑफ डिफरेंट डेटा। देखो जितने भी फाइनेंशियल डेटा है हमारे सामने, फाइनेंशियल डेटा जितने भी आते हैं उसमें से बहुत सारे डेटा आरबीआई प्रिंट करता है। कई सारे डेटा, जैसे कितना पैसा है, इन्फ्लेशन रेट क्या रहा पिछले कुछ सालों में, महंगाई कितनी बढ़ गई, डिफ्लेशन रेट क्या रहा, उसके बाद रेपो रेट के ऊपर क्या असर रहा, कितने लोगों के लोन्स में इंक्रीमेंट हो रहे हैं, इकोनॉमी में क्या ग्रोथ हुई है, पिछले क्वार्टर में हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट क्या था। मतलब इस तरह के बहुत सारे वर्ड्स तुमने न्यूज में भी कई बार सुने होंगे, तुमने कई बार पढ़ते हुए भी सुने होंगे शायद, क्योंकि पढ़ते तो तुम हो ही नहीं, मजाक कर रहा हूं, पढ़ते हो तुम लोग, मुझे पूरी उम्मीद है पढ़ते हो। तरुण सर से पढ़ते हो, साहिल सर से पढ़ते हो तुम लोग, बड़े प्यारे बच्चे हो तुम लोग। ठीक है, तो कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, कलेक्शन एंड पब्लिकेशन ऑफ डेटा, के जितना भी हमारा डेटा है, ठीक है, जितना भी हमारा डेटा है वो, उसमें कई सारे डेटा को प्रिंट कौन करता है? आरबीआई करता है, ताकि हम अपने देश को समझा पाए। ठीक है, तो ये सारे काम हम देखें कि आरबीआई कर रहा है हमारे लिए। ठीक है, ठीक, तो ये सारी चीजें समझ में आ गई। ये किसके काम है? ये सब आरबीआई के काम है, ये सब सेंट्रल बैंक के काम है मेरे बच्चे, ये सारे काम सेंट्रल बैंक के हैं। और डिटेल में इसको समझो,
एक बार दोबारा इस वीडियो को देखो, अगर कोई डाउट है कमेंट करके बताओ, ठीक है। हम अवेलेबल हैं आपके लिए, हम पूरी तरह से अवेलेबल हैं आपके लिए, सरेंडर हो चुके हैं हम आपके सामने। तो सरेंडर का मतलब कि आपके लिए, आपकी पढ़ाई के लिए हम लोग सरेंडर हो चुके हैं, ठीक है। तो देखिए अब आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, चलिए अब आ जाते हैं अपने लास्ट टॉपिक के। क्या डिफरेंस है एक कॉमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक में? बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है इसका। सबसे पहले तो एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, सबसे पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लो, क्योंकि ये एग्जाम में तो आना ही है, और मैं क्लियर कर देता हूं। इसका स्क्रीनशॉट लो सबसे पहले। चलिए अब जरा समझना शुरू करते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, एक कॉमर्शियल बैंक और एक सेंट्रल बैंक के बीच डिफरेंस क्या है, समझते हैं जरा एक एक करके। देखो सबसे पहला जो डिफरेंस है, एक सेंट्रल बैंक क्या है? एक सेंट्रल बैंक क्या है? इट इज अ एपेक्स बैंक ऑफ द मनी मार्केट ऑफ अ कंट्री। मनी मार्केट, ये थोड़ा मिसप्रिंट हो गया यहां पर। इट इज द एपेक्स बैंक ऑफ द मनी मार्केट ऑफ द कंट्री। देश में पैसे से रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन है उसमें सबसे शीर्ष, सबसे प्रमुख, सबसे प्राइमरी एजेंसी है क्या? सेंट्रल बैंक। इट इज मेयरली अ यूनिट ऑफ बैंकिंग स्ट्रक्चर ऑफ द कंट्री। जबकि कॉमर्शियल बैंक जो भी पूरा बैंकिंग स्ट्रक्चर है उसका सिर्फ एक छोटा सा यूनिट है। जैसे मैंने बात की एसबीआई की, हालांकि अगर मैं ब्रांचेस के ऊपर बात करूं, ब्रांचेस के लेवल पर एसबीआई दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांचेस के लेवल की बात करूं तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा बैंक है, लेकिन इंडिया के पूरे बैंकिंग सिस्टम का तो एक छोटा सा यूनिट है ना भाई। सिर्फ एसबीआई तो नहीं है, वी हैव मल्टीपल बैंक्स, वी हैव मल्टीपल कॉमर्शियल बैंक्स। बस सेंट्रल बैंक एक ही है और वही सबसे शीर्ष है, इन सभी से ऊपर है। इसका जो प्राइमरी एम है, प्राइमरी एम है पब्लिक वेलफेयर, जनरल पब्लिक वेलफेयर, सामान्य जनता, आपका मेरा, आपके और मेरे वेलफेयर के लिए काम करता है। सेंट्रल बैंक आपके और मेरे, हम जैसी सामान्य जनता के वेलफेयर के लिए काम करता है, जबकि कॉमर्शियल बैंक प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है। जबकि कॉमर्शियल बैंक का प्राइमरी ऑब्जेक्ट है प्रॉफिट जनरेट करना, वो प्रॉफिट कमाना चाहता है। इट हैज अ मोनोपोली टू राइट इशू द करेंसी। इसकी मोनोपोली है, इसकी मोनोपोली है किस चीज पर? करेंसी इशू करने पर। इसके अलावा इंडिया में कोई एजेंसी नहीं है जो करेंसी इशू कर सके। 1 रुपए के को नोट सिक्कों को छोड़कर, जो फाइनेंस 1 और 2 रुपए के सिक्के को छोड़कर जो फाइनेंस मिनिस्ट्री इशू करती है। जबकि ये क्या है? कॉमर्शियल बैंक स्ट्रेटजी डिनायल टू दिस फंक्शन। जबकि नियम के अनुसार, स्ट्रेटेजी का मतलब क्या होता है? नियम के अनुसार, नियम के अनुसार कॉमर्शियल बैंकों को यह फंक्शन, यानी कौन सा फंक्शन? करेंसी इशू करने के फंक्शन से प्रोवाइड किया गया है, डिनाई किया गया है। इट कैन नॉट डील विद द पब्लिक, या ऐसा कहिए कि हम सेंट्रल बैंक से डायरेक्टली डील नहीं कर सकते, ये पब्लिक से डायरेक्टली डील नहीं करता। हम लोग डायरेक्टली पब्लिक बैंक मतलब सेंट्रल बैंक में जाकर अपना अकाउंट नहीं खुलवाते। जबकि डायरेक्टली डील विद द पब्लिक एंड बिजनेसेस, जबकि ये पब्लिक से, बिजनेस से डायरेक्टली डील करता है। हम लोग अपना अकाउंट यहीं तो खुलवाते हैं, यहीं से लोन लेते हैं, यहीं पर डिपॉजिट करते हैं। इट एक्ट्स एट द बैंकर टू द गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट के बैंक की तरह काम करता है, गवर्नमेंट के बैंक की तरह काम करता है। जबकि ऐसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इसकी नहीं है, जबकि नो, इट हैज नो सच रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड द स्टेट। अब बेटा ये वर्ड समझो जरा, देखो ये मेरी बात समझो, ये जो वर्ड लिखा हुआ ना स्टेट, ये तुम्हें कई जगह पर लिखा हुआ मिलेगा। अब यहां पर स्टेट का मतलब बेटा दिल्ली मुंबई हरियाणा ये सब नहीं है, दिल्ली मुंबई हरियाणा ये सब नहीं है स्टेट का मतलब। यहां स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, यहां स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, यहां स्टेट का मतलब है बेटा गवर्नमेंट, ठीक है। तो गवर्नमेंट के लिए इसकी ऐसी कोई ड्यूटी नहीं है, जबकि आरबीआई की है, जबकि आरबीआई की है, बिकॉज इट इज अ बैंकर टू द गवर्नमेंट।
जबकि ये कोई एक नॉर्मल बैंक है, ये सिर्फ एक नॉर्मल बैंक है, इसका सरकार की तरफ कोई जिम्मेदारी नहीं है कि उसके अकाउंट मेंटेन करने, उसको लोन देना है, उसके कैश रिजर्व्स को मेंटेन करना है, फॉरेन रिजर्व्स को, ऐसा कोई इसकी जिम्मेदारी नहीं है। इट डिसाइड द मॉनेटरी पॉलिसी रिलेट टू द इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एम्प्लॉयमेंट इन द कंट्री। ये मॉनेटरी पॉलिसी से डील करता है। मैंने आपको बताया ना, मनी से रिलेटेड हमारे यहाँ दो पॉलिसीज है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी। तो ये मॉनेटरी पॉलिसी से डील करता है, ये एजेंसी मॉनेटरी पॉलिसी से डील करती है और फुल एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, फुल एम्प्लॉयमेंट डेवलप करने के बारे में काम करती है। बल्कि जबकि हम फुल एम्प्लॉयमेंट को और डिटेल में समझेंगे, हमारा नेक्स्ट चैप्टर जो, उसमें फुल एम्प्लॉयमेंट को बहुत अच्छे से समझेंगे हम। इट प्लेज अ सप्लीमेंट्री रोल क्वाइट ऑफन रेगुलेट बाय द सेंट्रल बैंक। ये काम तो ये भी यही करता है, काम तो ये भी यही करता है, मॉनेटरी पॉलिसी को ठीक से फ्लो कराने में हेल्प करता है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता ये, फ्लो करवाता जरूर है और थोड़ी हेल्प करता है, सेंट्रल बैंक की हेल्प करता है, इट इज अ हेल्पिंग हैंड। उसके बाद इट इज अ कस्टोडियन ऑफ द नेशंस गोल्ड एंड फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बिल्कुल, हमारे देश के पास जो भी गोल्ड है, हमारे देश के पास जो भी फॉरेन एक्सचेंज है, वो सारी चीजें, वो सारी चीजों का रिजर्व हमारे सेंट्रल बैंक के पास रहता है, वो सारी चीजों का रिजर्व हमारे सेंट्रल बैंक के पास रहता है। जबकि कॉमर्शियल बैंक को ऐसा कोई फंक्शन परफॉर्म करने की इजाजत नहीं दी गई है। नो कॉमर्शियल बैंक इज अलाउड टू डू सच काइंड ऑफ फंक्शन दैट इज टू कंट्रोल द गोल्ड और फॉरेन एक्सचेंज। ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है बेटा, ये दोनों में डिफरेंस है मेरे बच्चों। ठीक, तो एक बार मैं इसको हटा देता हूं और दोबारा से तुम्हें क्या करना है, तुम्हें दोबारा से एक क्या कर लेना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, जल्दी से फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो बच्चे, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हुआ है वैसे, दोबारा ले लो। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर था बेटा, सुनो अब देखो, मैं ये पूरा का पूरा चैप्टर था। ठीक है, ये पूरा का पूरा हमने चैप्टर कवर कर लिया। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनो, देखो मनी से लेके बैंकिंग तक की सारे कॉन्सेप्ट मैंने कवर किए हैं, एक एक करके सब पर मैंने लेक्चर्स बनाए हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिलेगी, जिस प्लेलिस्ट में पूरे लेक्चर्स एक साथ आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेनी है, बहुत अच्छे से पढ़ो बेटा। और बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं मुझे भी तुमसे, इस देश को तुमसे, तुम्हारे माँ बाप को, तुम्हारे छोटे भाई बहनों को, तुमसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं और बहुत ध्यान से पढ़ो। बाकी ये जो लफड़े हैं ये सब इनको छोड़ दो, ये रील्स वील्स कुछ काम नहीं आने वाली, ये सब बेकार की बातें हैं। मोटिवेट तो मैं वैसे भी करता रहता हूँ, बस तुम मुझे मोटिवेट नहीं कर रहे हो, ये गलत बात है। मोटिवेट तुम कैसे करोगे मुझे, मैंने तुम्हें बता ही दिया है। ठीक है, तो ये पूरा चैप्टर मैंने तुम्हारे सामने कवर किया। अब बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना शुरू करो। ठीक है, और जो भी तुम्हारे डाउट्स हैं बाकी अदर सब्जेक्ट्स में, जैसे मैथमेटिक्स हुआ उसको हम साहिल सर डील कर रहे हैं, हमारे अकाउंट साहिल सर हमारे डील कर रहे हैं। बाकी छोटी क्लासेस के लिए भी हमने अरेंजमेंट की है, हमारे पास वेल एजुकेटेड टीचर्स हैं जो आपके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री इन सब चीज़ों की जो आपकी रिक्वायरमेंट्स उनको पूरा करेंगी। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही, एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ मैं दोबारा आपके सामने आऊंगा जो इससे अगला चैप्टर होगा। ठीक है, बाय।